हेलो। जय श्री राम, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। एक बार ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं कि बताने का काम करेंगे शाबाश। ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं कि पूजा मान, नितिन, एचआर, अंतिल, विवेक, संजय, सपना, संदीप, अंकित, ज्योति, राकेश, राहुल, अभिषेक, बीरेंद्र। एक बार बताना ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। बाबा मूंगीपा की धरती से राम राम। अमित, एचआर, अंतिल, अभिषेक, मिस पलक देवी, नरसिंह, साक्षी, कुलदीप सिंह, अंकित, नेहा, विकास। एक बार बताने का काम करेंगे कि ऑडियो वीडियो दोनों है क्या, ओके रिपोर्ट कर दीजिए। कल भाई शादी में जाना पड़ गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़े रहे, वहाँ मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँ। बूंदी क्लास से, बूंद क्लास से राम राम। विकास, सोनू, प्रिया, पूजा, ठीक है। अंकित लाठर, नेहा, ओके ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। सोनीपत से सलाम, नमस्ते। पूजामान, वकीला, रणबीर, अभिषेक, प्रीतम, ज्योति, ओके। प्रीतम बरवाड़ा, प्रीतम, अंजू मोर, अभिषेक, गीता, नितिन, जीवन। एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए। चलो ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं, ठीक है। आज का काम शुरू कर दिया। हाँ, राम राम जी। आज हरियाणा जीके की बेहतरीन क्लास है और इस क्लास में सीटी खतरिया काम आओगी। इसके अलावा जहाँ पे बात करा तो हरियाणा का कोई भी पेपर हो, सारे पेपर में काम आओगे। आने वाले दिनों में अप्रैल मई में पेपर होना है, नीत लाके पढ़ लो। 50,000 वैकेंसी आपकी बाट देखने लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखो भाई, क्या कहना चाहो कवि प्रस्तुत पंक्तियां में। हरियाणा अंत्योदय उत्थान योजना किस महापुरुष की जयंती के ऊपर 2021 के अंदर घोषित करने का काम किया गया था। सबको राम राम भाई, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद होगा 2021 के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने, एक महापुरुष है जिनकी 644वीं जयंती के अवसर के ऊपर मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी थी। और 644वीं जयंती जिस महापुरुष की थी, उनका जन्म 1398 ईस्वी के अंदर वाराणसी के अंदर हुआ था। वाराणसी का भी एक गांव है, गांव का अंदर क्या है, गोवर्धनपुरम। कौन सा गांव है, गोवर्धनपुर, ये गांव है गोवर्धनपुरम। और अभी इस गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे नेताओं का जमावड़ा था गोवर्धनपुर गांव के अंदर। 644वीं जयंती थी, किसकी थी 644वीं जयंती, तो संत रविदास जो है, संत रविदास जी की 644वीं जयंती जो है, उसके मौके के ऊपर मनोहर लाल खट्टर ने एक योजना की घोषणा करने का काम किया था। उस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना जो है किस महापुरुष की जयंती के ऊपर थी, तो 644वीं जयंती संत गुरु रविदास जी की थी, जिनका जन्म 1398 के अंदर वाराणसी के गोवर्धनपुरम गांव के अंदर हुआ था। और आजकल राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है गोवर्धनपुरम, क्योंकि कल या परसों थी शायद, गुरु रविदास जी की जयंती मनाने का काम किया है। और इस अवसर के ऊपर वाराणसी के अंदर जितने भी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी बाहर निकलते हैं, तुरंत योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। उसके तुरंत बाद पंजाब के सीएम, वर्तमान के सीएम जो है, नाम क्या है, चरणजीत सिंह चन्नी, वो आ जाओ हैं। उसके तुरंत बाद फिर केंद्रीय मंत्री आ जाओ, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। पंजाब के अंदर 32% दलित आबादी है जो गुरु रविदास को मानती है। इसलिए जो है सारे के सारे लाइन में लग रहे हैं कि शायद जो है गुरु रविदास जी वोट दिला दे हैं। तो इसके लिए जो परिवार पहचान पत्र की योजना है हरियाणा सरकार की, उस योजना के तहत 1 लाख परिवारों का चयन किया जाएगा। कितने परिवारों का चयन किया जाएगा, 1 लाख परिवार जो है, उन 1 लाख परिवारों का चयन इस योजना के तहत किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा, ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। तो संत गुरु रविदास जो है, इनकी 644वीं जयंती जो है, 644वीं जयंती के अवसर के ऊपर जो है मुख्यमंत्री परिवार उत्थान जो है, इस योजना की शुरुआत करने का काम किसने किया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। ये वीडियो आप मेरी देख रहे हो, इसके पीछे मेहनत एक शख्स की है। उस शख्स का नाम जो आप खासतौर पर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिवेट रहता है, एक लड़का जिसका नाम है राहुल चोपड़ा, ठीक है। ये कंटेंट तैयार करने के अंदर राहुल चोपड़ा जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस लड़के का बड़ा अच्छा कंटेंट तैयार करता है, गजब की सहायता करता है। तो राहुल चोपड़ा का इस कंटेंट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ठीक है।
तो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना संत रविदास जी की जयंती के ऊपर 644वीं जयंती के ऊपर शुरू हुई थी। 1 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना जो इसके तहत ऊंचा उठाया जाएगा, उन परिवारों का चयन जो ट्रिपल है परिवार पहचान पत्र, इसमें से 1 लाख परिवारों को उठाया जाएगा और 644वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया था। 1398 के वाराणसी के अंदर गोवर्धनपुर गांव जो है इसके अंदर संत गुरु रविदास जो है उनका जन्म हुआ था। भाई हरियाणा पुलिस का रिजल्ट में भी टाइम लगा, कम से कम भी 1 महीना और लग सका है। मसौदा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? देखो मसौदा शब्द दूर दिखने लग रहा है तो मसौदा आ जाओ, देखो 3 शब्द इसे हैं, प्रारूप शब्द आ जाओ, मसौदा शब्द आ जाओ, ठीक है, प्रारूप आ जाओ, मसौदा शब्द आपने लिखा मिल जाओ, इसके अलावा ड्राफ्टिंग शब्द आपने लिखा मिल जाओ, ठीक है। ये तीनों बात एक की है, मतलब कि ये सौदा आप मकान बनाने से पहले नक्शा कौन बना कर दे घर का, वो नक्शा का जिक्र हो रहा है, ठीक है। किसका जिक्र हो रहा है? नक्शा का और जिक्र हो रहा है। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या फिर प्रारूप समिति थी या फिर मसौदा समिति थी, इसके अध्यक्ष को आपसे पूछा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे इसके अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति के द्वारा लगभग बड़का गलत उत्तर है, नेहा रानी ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसने क्या किया था, बात है फरवरी 1948 की। फरवरी 1948 के अंदर एक मसौदा संविधान जो था वो संविधान देने का काम किया था और उस संविधान के अंदर जो थे कितने अनुच्छेद थे? उस संविधान में 315 अनुच्छेद थे। 315 अनुच्छेद थे उस संविधान के अंदर, 8 अनुसूची थी। बाद में 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें भी कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी और बाद में उसमें 4 अनुसूची और जोड़ दी गई, टोटल 12 अनुसूची भारत के संविधान के अंदर है। 9वीं अनुसूची जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है उससे जुड़ी हुई है, 1951 के अंदर प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ने का काम किया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दय से दल बदल, दय से 10वीं 1985 के अंदर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ने का काम किया गया था। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं नगर पालिका से संबंधित जो 73 और 74 में संविधान संशोधन 1994 के द्वारा जोड़ने का काम करा गया था, ठीक है। तो 8 अनुसूची थी और अनुच्छेद कितने थे? 315 अनुच्छेद थे। किसमें? मसौदा समिति के संविधान के अंदर। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के जो थे 15 आर्टिकल जो थे वो लागू कर दिए थे। इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को 2015 से इस दिन की शुरुआत हुई थी। 26 नवंबर 2015 से इस दिन को किस रूप में आप मनाने लग गए हैं? तो 26 नवंबर 2015 को आप किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में 2015 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिन की शुरुआत करी थी। तो संविधान दिवस कब तक मनाया जाना शुरू करने लग गए थे? 2015 तक। 26 नवंबर को 15 आर्टिकल भारत के संविधान के लागू हो गए थे। पूरे के पूरे 395 आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 के लागू हुए हैं। बहुत बड़ा प्रश्न बना कि 26 नवंबर से लेके, या मैं यूं कहूं 15 अगस्त 1947 को जिस टाइम पे हिंदुस्तान आजाद हो जाओ है, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक हिंदुस्तान जो था किन कानून और नियमों के आधार पर चला था? तो आपकी याद होगा एक कानून बना था भारत के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। तो भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक सिर्फ 15 अनुच्छेद को छोड़ दिया पे, तो किसके तहत चला था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसके तहत जो था वो चला था, ठीक है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाओ है। अब तक भारत के संविधान में आज की डेट तक मैं बात करूं तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में इतने संशोधन को नहीं हो, ठीक है। संविधान में 3 तरीके से संशोधन करने का काम किया जाओ। संविधान के अनुच्छेद 20 के जो भाग 20 जो है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान के अंदर संशोधन किया जाओ है। तो याद रखना अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 संशोधन हो चुके हैं। दूध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 105 हो गए। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 105 हो गए, शायद मैंने 104 पढ़े थे, ठीक है भाई। एक बार करेक्ट कर लियो, अगर 105 है तो सही कर लियो, ठीक है। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। चलो 105 कर लो, बस सिर्फ कमेंट बंद करो। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। याद करिए 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था। प्रत्येक 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 मई को इनका निधन हो गया था 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर के अंदर। और जब तमिलनाडु के श्री पेरम्बंदूर के अंदर इनका निधन हुआ था तो प्रत्येक 21 मई को आतंकवाद निषेध रोकथाम दिवस इस देश के अंदर मनाया जाता है। और जो राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, मनमोहन सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन करने का काम किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर मैं थोड़ा सा इनके ऊपर विचार करने की कोशिश करूं तो 26 नवंबर
1932 को पाकिस्तान के गुहा नामक स्थान के ऊपर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए, सबका जो जन्म है वो गुलाम भारत यानी ब्रिटिश भारत के अंदर हुआ था। नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजाद भारत के अंदर 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के अंदर हुआ था। यानी आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर सिंह। और नीली पगड़ी, हमेशा ये जो पगड़ी सिख डालते हैं वो नीली पगड़ी जो थे वो डालने का काम किया करते थे। बड़े गजब के व्यक्तित्व के करिश्माई नेता थे। अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करूं तो मुझे याद आता साल 1991, उससे पहले, हाँ, भारत का देखो 2% बना हुआ है। 2% के हैं। सबसे पहली चीज है कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री कौन है जो आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है। यानी ऐसा प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसा बंदा है जो आरबीआई का गवर्नर रह चुका है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1982 से लेकर के 1985 तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। यानी भारत का वो एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई का गवर्नर रहा है वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 से 1985 तक 3 साल जो है भारत के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। उसके तुरंत बाद जो है 1985 के अंदर इनसे त्याग पत्र देकर के 1985 से लेकर के 1987 तक वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सबने बेरा है, योजना आयोग जो है उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री वो हैं, लेकिन उपाध्यक्ष को एक खास बंदा बनाया जाए। जैसे जब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था तो गुलजार लाल नंदा इसके क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका अध्यक्ष होगा। लेकिन ऐसा भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी रहा है? 2 चीजों के लिए मनमोहन सिंह को आपने याद करना, डेट ना भी याद करियो, कोई जरूरी कौन। ठीक है, बस 2 बात याद रख लियो मनमोहन सिंह की। एक तो वो प्रधानमंत्री जो आरबीआई का गवर्नर रहा है, दूसरी के बात आपने याद रखनी है, दूसरी ये बात आपने याद रखनी है कि भारत का एकमात्र वो प्रधानमंत्री जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी रह चुका है वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी 1985 से 1987, 2 साल तक वो योजना आयोग के क्या रहे थे? डेप्यूटी प्रेसिडेंट रहे थे, यानी उपाध्यक्ष वो रहे थे। खासतौर पर जब मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को 10 साल को देखने का काम करता हूं, एक किताब मैंने पढ़ी थी संजय बारू की। संजय बारू मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार हुआ करते थे। एक किताब लिखी थी उन्होंने, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ मनमोहन सिंह से चूक ये हुई कि वो पार्टी अध्यक्षा को यानी सोनिया गांधी के पद को वो प्रधानमंत्री के पद से बड़ा माना करते थे। बस ये सबसे महत्वपूर्ण चूक हुआ करती थी। मैं उसी कांग्रेस के दौर में आपको पीछे ले चलता हूं। मुझे याद आता है जब पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने एक दिन नेहरू से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के नाते आप मुझे बताइए कि आप क्या क्या काम आपकी सरकार करने जा रही है, किन नीतियों के ऊपर आपकी सरकार काम करेगी। तब पंडित नेहरू ने कहा कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको दूं। जब मैंने संविधान की शपथ ली थी तो उसमें गोपनीयता भी आती है और मैं आपको इस तरह की चीजें नहीं बता सकता। हां, अगर आपको इन चीजों के बारे में जानना है कि सरकार क्या करे तो आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, तब मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आचार्य जेबी कृपलानी मंत्रिमंडल में नहीं आए और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम कर दिया था। ऐसे हुआ करते थे नेहरू, यानी वही कांग्रेस की बात है। और वही डॉक्टर मनमोहन सिंह आपने देख चुके हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अटल जी के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतना दबाव था कि राम मंदिर के ऊपर निर्माण शुरू किया जाए, लेकिन तब अटल जी ने भी संघ को दरकिनार करते हुए वो काम शुरू नहीं किया कि कोर्ट ही इसके अंदर काम करेगी। लेकिन सिर्फ मनमोहन सिंह की इतनी गलती थी कि वो देश से बड़ा सोनिया गांधी को मान चुके थे, बस इतनी सी गलती थी। बड़े गजब के करिश्माई प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मनरेगा योजना, सूचना का अधिकार योजना, एनआरएचएम जो है, नेशनल हेल्थ स्कीम जो है, वो सारे की सारी स्कीम जो भारत निर्माण कार्यक्रम, इसके अलावा जो है आदर्श ग्राम योजना, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तमाम चीजों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाना जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया नामक किताब जो इसके लेखक डॉक्टर जेनिंग्स हैं, एम.वी. पायली हैं, डी.डी. बसु हैं या फिर डॉक्टर के.वी. राव है। गजब की किताब है। नेट स्लो होगा भाई आपका, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है यहाँ तो, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है? डॉक्टर के.वी. राव जो हैं वो इस किताब के लेखक है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के.वी. राव जो है इस किताब के लेखक हैं। भाई सही बात है, अगर चेयरमैन साहब ने बयान दिया तो गलत नहीं दिया होगा। 50,000 वैकेंसी जो है आपका इंतजार कर रही है, ठीक है।
कुछ तो सोच समझ के दिया होगा, निरी झूठ तो क्या बोलता होगा। ठीक है, तो डॉक्टर केवी राव जो है, डॉक्टर केवी राव ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया नामक किताब को लिखने का काम किया था। ठीक है भाई, सीईटी के लिए सर भाई यह क्लास सीईटी के लिए सिर्फ जीके में हेल्प करेगी। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आपने देखने तो अपना लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप के ऊपर एक बैच मिलेगा अपना HSSC 08 के नाम से। ठीक है, HSSC 08 के नाम से एक बैच मिलेगा अपने। और ये जो बैच जो है टोटली रामबाण है, अप्रैल से पहले, पेपर से पहले इस बैच में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो HSSC 08 बैच है लीसो ऐप के ऊपर, बहुत कम कीमत के अंदर है। हरियाणा में वीर शहीदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 मार्च को भारत के अंदर राष्ट्रीय शहीदी दिवस मनाया जाओ। ठीक है, राष्ट्रीय शहीदी दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाओ। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी तोड़ने का काम किया था, इसलिए प्रत्येक 23 मार्च जो है, 23 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शहीदी दिवस मनाने का काम किया जाओ है। 23 अप्रैल को शायद विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाओ है, विश्व पुस्तक दिवस मनाने का काम किया जाओ 23 अप्रैल को। ठीक है, और 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस मनाने का काम किया जाओ। ठीक है, विश्व कछुआ दिवस जो है, कछुआ दिवस कब मनाया जाओ? 23 मई को मनाने का काम किया जाओ। तो वीर शहीदी दिवस हरियाणा प्रदेश के अंदर इनमें से कोई नहीं, डी उत्तर हो जाएगा। कद मनाया जाओ है? 23 सितंबर को हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वीर शहीदी दिवस मनाने का काम किया जाओ। इस दिन अहिरवाल का लंदन किसको बोला जाओ है? रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाओ। ठीक है, अहिरवाल का लंदन किसको बोला है? रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाओ है। और 9 दिसंबर 1825 को, 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा गांव के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी का एक गांव है, गांव का नाम है रामपुरा। रामपुरा रेवाड़ी के अंदर राव तुलाराम जो है, इनका 9 दिसंबर 1825 को जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु जो थी वो कब हुई थी? तो वो थी 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए प्रत्येक 23 सितंबर को हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा दिन मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, राव इंद्रजीत सिंह जो है वो इन्हीं के वंशज हैं, जिसको रामपुरा हाउस के नाम से उनका घर है, उसी घर को चलाने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो 23 सितंबर 1863 जो है छुट्टी हुई थी, इनका निधन हुआ था। और 23 सितंबर को भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और 23 सितंबर को जब भजनलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहली बार छुट्टी करने का काम शुरू किया था। ठीक है, पहली बार छुट्टी हुई थी 23 सितंबर को। बहुत सारी चीजें हैं। 23 सितंबर 1977 का दिन मुझे याद आता है, जब हरियाणा विशाल पार्टी जो थी, राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह जो था वो उगता हुआ सूरज था। उस पार्टी का विलय जो था 23 सितंबर 1977 को कांग्रेस में कर दिया था। और इसके नाते उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद लंबे समय के अंतराल के बाद, लगभग 35 साल राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में रहने के बाद में बीजेपी में चलेंगे। और वर्तमान समय में वो गुड़गांव से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीदी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी के अंदर जन्म हुआ था, 23 सितंबर 1863 को अफगानिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए प्रत्येक 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाओ। भजनलाल सरकार ने छुट्टी करी थी। रेवाड़ी को क्या जाओ? अहिरवाल का लंदन किसको बोला जाता है? रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किस व्यक्ति ने कहा था? बड़े गजब के प्रश्न है। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान को राजनीतिक जन्मपत्री जो है वो किस प्रस्तावना को, उद्देश्य क्या कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किस व्यक्ति ने कहा है? अगर आप प्रस्तावना क्या पे बात करते हैं तो याद करिए, वो तारीख मुझे याद आती है 13 दिसंबर 1946 की। 13 दिसंबर 1946 को संसद के सेंट्रल कक्ष के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और एक भाषण देने का काम करते हैं। और उस भाषण के अंदर उन्होंने ये बताया था कि भारत का संविधान जो है, क्यों हम इस देश के संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, इन्हीं चीजों को बताने का काम किया गया था। और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के संविधान की प्रस्तावना मानने का काम कर दिया गया था। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, ये जो प्रस्तावना का संविधान में कोई भी काम नहीं है। न ही प्रस्तावना के आधार पर किसी अनुच्छेद में बदलाव कर सकते, न ही प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना कुछ भी काम की नहीं आती, सिर्फ संविधान के बारे में बताने का काम करती है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शोभा मात्र आभूषण कहा जाता है। यानी संविधान के किस अंग को शोभा मात्र आभूषण कहा जाओ है, संविधान के किस अंग को शोभा मात्र आभूषण कहा जाओ है, तो आपने याद रखना संविधान की प्रस्तावना के लिए शोभा मात्र आभूषण शब्द जो है ये प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान की आत्मा कहा, यानी संविधान का हृदय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जबकि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हृदय किसने कहा था? पीटी नेहरू ने इस बात को कहा था। ठीक है,
इतनी बात आपने याद रखनी। जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की तो आपने याद रखना प्रस्तावना जो थी, प्रस्तावना की भाषा, तो आपने याद रखना प्रस्तावना की भाषा जो थी, भाषा हमने कहां से ली थी, तो ऑस्ट्रेलिया से लेने का काम किया था। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और प्रस्तावना के शब्द या फिर प्रस्तावना का विचार जो है वो कौन से देश से लेने का काम किया अपन, तो अमेरिका से लेने का काम किया प्रस्तावना के शब्द। और ठीक है, शब्द आ जाओ या फिर विचार आ जाओ, ये अपन कौन से देश से लेने का काम किया है, तो शब्द या विचार अपन अमेरिका से लेने का काम किया, जबकि संविधान की प्रस्तावना के जो भाषा है वो कौन से देश से लेने का काम किया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लेने का काम किया। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग उड़ते शुरू हुआ है और अंत में जाकर के 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया, इसके ऊपर जाके समाप्त हुआ है। प्रश्न देखा था कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंतिम शब्द क्या है, तो अंतिम शब्द के हैं 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, ये अंतिम शब्द। ठीक है, 26 नवंबर 1949 जो है वो अंगीकृत जो है ये भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंतिम शब्द हैं। आपको याद होगा जब हमारे देश के अंदर इमरजेंसी का दौर था, इंदिरा गांधी ने देश के अंदर पहली बार आंतरिक आपातकाल का प्रयोग जब 1975 के इमरजेंसी के दौरान किया था, तो 1976 में भारत के संविधान के अंदर 42वां संशोधन हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर जोड़ने का काम किया गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जो है 3 शब्द जो है 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ने का काम किया गया था। कापड़ों से राम राम। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी। तो के एम मुंशी जो थे, के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा था। ठीक है, 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, इसे को बाद में प्रस्तावना में स्वीकार कर लिया। शोभा मात्रा आभूषण किसके लिए प्रयोग किया जाओ, प्रस्तावना के लिए प्रयोग किया जाओ। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली थी, शब्द और विचार अमेरिका से लिए थे। हम भारत के लोग, ये भारत के संविधान जो है उसके पहले वाक्य है और अंतिम वाक्य प्रस्तावना का कौन सा है, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 संशोधन हुए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, 3 चीजें जोड़ने का काम किया गया था। ठीक है, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। सबकी राम राम भाई। हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब किया गया था, सिरसा जिले का प्राचीन नाम कौन सा है, साहिर सैक। ठीक है, साहिर सैक जो है वो सिरसा जिले का साहिर सैक, सिरसा जिले का प्राचीन नाम है। किताब है जिसका नाम है दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान किताब हो। और दूसरी एक संस्कृत की व्याकरण को जिसने कलमबद्ध करने का काम किया था, जिसका नाम है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि की किताब है, किताब का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी नामक किताब जो है इसमें और दिव्यावदान, इन दोनों किताबों के अंदर जिक्र किसका है, सिरसा जिले का जिक्र। ठीक है, अष्टाध्यायी और दिव्यावदान जो है इन दोनों किताबों के अंदर किसका जिक्र है, सिरसा जिले का जिक्र है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो एक राजा हुआ करता 7वीं शताब्दी के अंदर, इसका नाम था राजा सारस। ठीक है, राजा सारस के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा। कुछ लोग ऐसा भी माना कि सरस के पेड़ों की अधिकता होने के कारण बस सरस के पेड़ गणे हैं, इस कारण जो है इस जिले का नाम क्या पड़ गया था, सिरसा इसका जिले का नाम पड़ गया था। साहिर सैक जो है इस जिले का क्या है, प्राचीन नाम है, 7वीं सदी में एक जिला हुआ करता था। हाँ, अगर एक और प्राचीन नाम सिरसा जिले का देखा तो आप सिरसा पट्टन जो है इसका पुराना नाम और क्या है, सिरसा पट्टन। ठीक है, सिरसा पट्टन जिला है। ठीक है, अच्छा कौन सी दिशा में पड़ा है बताओ शाबाश, सिरसा हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर पड़ा है बताइए शाबाश। पूजा मान आपका उत्तर गलत है। सीटी का नया बैच अंजू बजनिया का बेटा बाजिया क्या हो चुका है, HSSC 08 के नाम से मिलेगा आपको, HSSC 08 के नाम से मिलेगा जब आप ऐप के अंदर जाओगे। ठीक है, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पश्चिम जिला कौन सा है, सिरसा हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। और 1 सितंबर 1975 को सिरसा हरियाणा के जिलों के रूप में जुड़ा था। ठीक है, 1 सितंबर 1975 जो है सिरसा जो हरियाणा के जिले के रूप में क्या हुआ था, अस्तित्व के अंदर आया था। ठीक है, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है। भाई एक दिव्यांग तहसीलदार की कुछ पोस्ट के बारे में विजेंद्र चौहान पूछ रहे हैं, आप 90 509 61 500 के ऊपर मैंने व्हाट्सएप कर दिया, उसमें देख लूंगा मैं। सिरसी का भी प्राचीन नाम है भाई। ठीक है, साधारण बहुमत से कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत जो है, इस साधारण बहुमत के द्वारा जो है किस संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंदर संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 9 है। ये चीज आपने बतानी है। भाई क्यों छोरी का गला पड़ रहा है, बार बार मैसेज भेज है को छोरी एक मड़ा मैसेज कर दो उसने घर तक छोड़न खातर लेकर जाए जमा रह। इन छोरियां के चक्रा में कुछ को नहीं, इन छोरियां के चक्रा में कुछ को नहीं, खामखा मान गंवाना है। इन छोरियां के चक्रा में कुछ को नहीं, खामखा मान गंवाना है कि बरा 5 छोरियां में खड़ी होकर नू कहते मेरा तो गूं खाना है तरीके भूठा काम हो रहा है।
देखो, साधारण बहुमत से कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया जा सकता है? 333 उत्तर गलत है। 333, देखो बुरा ना मानियो ये छोरियो। देखो सबसे पहली चीज क्या है, वो कया था बयानी बूढ़ी मकड़ा के कया था। देखो भारत का संविधान का भाग 20, ठीक है, भाग 20 जो है, भाग 20 ध्यान रखना अपना, भारत के संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368, ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 जो है, इसके तहत बेटा बेइज्जती को नहीं कर सारी छोरी एक से को नहीं होंगी, उम्मीद जो नेचुरल सी बात चल रही है वो बताऊं था, ठीक है। तो भारत के संविधान का जो भाग 20 जो है, भाग 20 के अनुच्छेद जो है 368 अनुच्छेद, रुक जाओ बे है बटे जमा गल्ला पढ़ ली, जाट कॉलेज सार की थी उसका है कड़े की ओके बात नहीं छोड़ दो। तो संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंदर जो है संविधान में संशोधन किया जाओ है, और भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान के अंदर जो है 3 प्रकार से संशोधन संविधान के अंदर किया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष और राज्यों के समर्थन के द्वारा, 3 प्रकार से किया जाओ है। तो वो बात किसकी चल रही? साधारण बहुमत की, ठीक है। तो साधारण बहुमत जिनके ऊपर जो है सिर्फ संसद ही फैसला ले सकते हैं, वो साधारण बहुमत के अंदर आते हैं, जैसे अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4 है। तो ये सारे के सारे साधारण बहुमत में आओ। तो संविधान का अनुच्छेद 3 जो है, इसमें साधारण बहुमत से जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जो कर जीएसटी वाला ले आए थे, जीएसटी वाला क्या था? तीसरा नंबर का जो है विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन प्राप्त, इन दोनों चीजों से, जिसलिए जीएसटी वाला जो था वो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में पारित करवा गया था जीएसटी वाला, उसके बाद जो था वो लागू हुआ था, ठीक है। तो आर्टिकल 3 जो है साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। किस हरियाणवी को 2021 के लिए पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है? यानी उस हरियाणवी का नाम बताना आपने जिसको 2021 के पद्म भूषण सम्मान जो है उसके लिए चुनने का काम किया गया था, उसका नाम बताना। वो त्रिलोचन सिंह है, आरव चौधरी है, रामकला मेहरा है या फिर दीपेश भाटिया? तो वो कौन है? त्रिलोचन सिंह जो थे, त्रिलोचन सिंह को 2021 के अंदर जो है किस सम्मान के लिए चुना गया था? पद्म भूषण पुरस्कार जो है, पद्म भूषण के लिए त्रिलोचन सिंह को चुनने का काम किया गया था। किस पुरुष खिलाड़ी जो है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने का काम किया है? क्रिकेट खिलाड़ी है, जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने का काम 2022 के अंदर जनवरी में किया। वो कौन है? स्टुअर्ट ब्राड है, कीगन पीटरसन है, मुस्तफिर रहमान है या फिर वनिंदु हसरंगा है? तो शायद कीगन पीटरसन थे वो खिलाड़ी जिन्होंने 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है जीतने का काम किया गया था। कीगन पीटरसन कौन से देश के खिलाड़ी हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। किस देश में मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकारों से ज्यादा वरीयता प्रदान करने का काम किया गया है? यानी जो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य की जगह मौलिक अधिकार जो है उनकी जगह मौलिक कर्तव्य इस देश के अंदर क्या है? ज्यादा है, यानी मौलिक कर्तव्य ज्यादा मतलब सशक्त है, उस देश का नाम बताना है। क्योंकि अपना देश में क्या है? उल्टा है। आप चले जाओ ब्रिटेन चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप फ्रांस चले जाओ, आप रसिया चले जाओ, सारा मौलिक अधिकारों को तवज्जो दी गई है। सिर्फ एक देश ऐसा है इनमें से जिस देश के अंदर जो है मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों से ज्यादा व्याख्या दी गई, क्योंकि वहां के लोगों को जो है, जैसे अपने मौलिक कर्तव्य के सिखाऊं, अपन राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान करना चाहिए, जनगण मन का स्वागत करना चाहिए, इस तरह की तमाम चीजें जो अपने मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं करा तो क्या है, लेकिन बस सिर्फ कर्तव्य दे रखे। लेकिन चीन एक ऐसा देश है, चीन के अंदर जो है मौलिक कर्तव्यों के अंदर शामिल है कि प्रत्येक देश उसके राष्ट्रीय स्मारकों को, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करेगा, नहीं तो सजा होगी, ठीक है। तो चाइना ऐसा देश है। और चीन के अगर मैं संविधान की बात करूं तो चीन के अंदर जो है 138 आर्टिकल है। चीन के संविधान के अंदर सिर्फ 4 भाग हैं, ठीक है, 4 भाग और 138 अनुच्छेद चीन के संविधान के अंदर है। और चीन का संविधान जो है मौलिक कर्तव्यों को ज्यादा तवज्जो देता है, न कि मौलिक अधिकारों को, क्योंकि तानाशाही है, अधिकार वहां मायने नहीं रखते, मौलिक कर्तव्य जो है वो मायने रखते हैं, ठीक है। वर्ष 2021 में विश्व भर में सबसे अधिक डाउनलोड करने वाली ऐप कौन सी है? 2021 में जो है सबसे अधिक डाउनलोड जो सी ऐप हुई थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2021 जो है सबसे अधिक जो है 2021 के अंदर कौन सी जो ऐप थी वो डाउनलोड हुई थी? तो आपने याद रखना है टिकटॉक। बहुतों का तो कैरियर खत्म हो गया इस टिकटॉक के जाने से। अपना भी लगभग, मेरे भी 5 लाख फॉलोअर हो गए थे टिकटॉक के ऊपर, 5 लाख हो गए थे, ठीक है। तो टिकटॉक जो है विश्व भर में सबसे अधिक डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। और आप सभी ने बेरा हरियाणा प्रदेश की भारतवर्ष की सबसे सस्ती ऐप कौन सी है? लीजो ऐप है।
HSSC 08 के नाम से सिर्फ 21 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस देके आप HSSC 08 जो है CET खातर है वो आप पढ़ सकते हो। श्री जोगेंद्र सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों में से एक थे। वह कौन सी 3 भाषाओं के अंदर लिखने का काम करते थे? जोगेंद्र सिंह जो है, पूनम को मेरे 30,000 हो गए थे, बेबे छोरियां के तो जे हैं तो हमने तो करना के है। मैं को छोरी था, मैंने देख देख के मेरे 5 लाख होंगे, हमने तो मेहनत करनी पड़ा है। तो बताओ जोगेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के जो साहित्य में बड़ा ऊंचा नाम है, और वो किन भाषा जो थे, किन भाषाओं के अंदर जो है, किन भाषाओं के अंदर लिखते थे? हिंदी पंजाबी उर्दू, हरियाणवी उर्दू पंजाबी, हिंदी अंग्रेजी उर्दू, पंजाबी उर्दू अंग्रेजी। 3 भाषा है। हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी है, पंजाबी भी बोली जाए, उर्दू भी बोली जाए, हरियाणवी नहीं आओगा, ठीक है? तो क्योंकि हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है, ठीक है, तो भाषा का जिक्र हो रहा है। तो हिंदी, पंजाबी और उर्दू के अंदर जो थे जोगेंद्र सिंह लिखने का काम किया करते थे, ठीक है? हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है? वो देश कौन सा जिसने हिंदी पंजाबी उर्दू बिल्कुल सही है। वो देश कौन सा जिसने 2026 तक जो है कृत्रिम सूरज जो है ये बनाने की घोषणा करी है? चीन ऑलरेडी पहले ही अपना बना चुका है। चीन उत्तर गलत है, चीन तो पहले से ही बना चुका है। 2026 तक किस देश ने घोषणा करी? चीन उत्तर वाले गलत है, चीन तो बना चुका है पहले से ही। वो देश है जापान, ठीक है? जापान जो है, जापान ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, लेकिन ऐसा असंभव है, बना लेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक सूरज है उसकी बराबरी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, ना ही उसका कोई तोड़ है, प्रकृति का कोई तोड़ नहीं है। हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? हरियाणा का जो हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है? हरियाणा के जो सूरजकुंड है, सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? बीरबारा शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य, या फिर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य? बताइए शाबाश। तो जो सूरजकुंड जो है, सूरजकुंड के अंदर मेला भी लगा है, तो जो हरियाणा का सूरजकुंड जो है, हरियाणा के सूरजकुंड के अंदर जो है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, यह बात बतानी है। अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। साल 1985 जो है साल 1985 86 साल 1986 जो है 1986 के अंदर जो थी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? और यो किसके लिए जाना जाओ है? भारतीय तेंदुआ जो है, भारतीय तेंदुआ के लिए असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य जो है भारतीय तेंदुआ के लिए जाना जाता है। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य जो है सूरजकुंड के बिल्कुल पास में स्थित है, ठीक है? तो सूरजकुंड के अंदर जो असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य है। 1986 के अंदर जो है असोला भट्टी वन्य जीव, बत्ती नहीं भट्टी, बटा निकम्मा, ये इस भर के भी मेरा नहीं के लिख के भेज जाए उल्टे निकम्मा जाए मुझे है नहीं। और एक छोरा हो गया इस भर का, यू पागल हाजों से मेरे कमेंट करने लग रहा फालतू के। इसके बाबू खुश हो गया, दाए इन्होंने ले 1000 रुपये ले जे तो खुश रहो, उन्होंने रहने दे चौधरी साहब, तेरे तो पहले ही गणा नुकसान हो रहा है, गणा उजाड़ हो रहा है इसका जम देते रहे। तो असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य स्थापना 1986, बस ये चीज आपने याद रखनी है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बताओ शाबाश। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? सोमेन मित्रा, या फिर वीके त्रिपाठी, या फिर विनीत गोयल, या फिर पीयूष गोयल? हिंदुस्तान का रेलवे बहुत ही खास रेलवे है, आपको जानकर ताजुब होगा। जो ट्रेन में लेटरिंग को नहीं था उसमें मगो है। हिंदुस्तान यानी भारतीय उपमहाद्वीप मान लो, बांग्लादेश मान लो, पाकिस्तान ले दो, अपने तो न्यारे पट्टे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दुनिया का शायद ही कोई ऐसी जगह हुई जड़ा ट्रेन में नहीं जो लेटरिंग धोने का मग्गा जो है वो भी बांध के रखना पड़ा है। घर ले जाए उसने भी कौन छोड़ दे। लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते ना, उस टाइम पर ट्रेन का टाइम भी बदलवा दिया था। क्यों? सवेरे 4-5 बजे बिहारी लाइन पर अपने बटे छोड़ने जा कर लेटरिंग की व्यवस्था को नहीं होंगी घर। गजब का देश है। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, वो भारत की लंबी दूरी की ट्रेन थी। एक ट्रेन जो थी वो लेट होगी, पटरी के बीच में खड़ी करके लगदर मारा बिक गया। उस टाइम पर ट्विटर पर नया नया ट्रेंड चला था, वो मंत्री ने टैग करके बताओ बिहार में जाके बिहार में बिक गया, जाके बंदा ट्रेन छोड़ के नुके बिक गया, 1-1.5 घंटे में आया।
इतना यात्री जो थे उन्होंने ट्वीट कर दिया सुरेश प्रभु को, बस सिंगल लाइन पर रेल खड़ी, हर 1-1.5 घंटा हुआ ड्राइवर मेरा निकट जा रहा है, क्लास लग गई, उसकी लाइन हाजिर हो गया, बुला बोला बके करने जा रहा था, बोला जी सब्जी लाने गया था, घर वाली ने लटते रखा था, मेरे फोन पर फोन आऊँ थे। सुरेश प्रभु ने सोचा भाई ये तो बेचारे 24-24 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी में रहो हैं, इब सब्जी लेनिया, कपड़े धोनिया और कि इस काम करने बंदा चाहिए। सुरेश प्रभु ने क्या करा, रेलवे डी ग्रुप के कर्मचारी, चुम्बन ट्रेन थी, चुम्बन ट्रेन के जो ड्राइवर जो थे उन तक एक एक उनका घर सहायक दे दिया, मतलब डी ग्रुप वाला ले दिया, क्योंकि डी ग्रुप वाला ने तमने बेरा है, ये वो तो बेचारा ड्यूटी करे, घर सारी टेंशन खत्म होगी, सब्जी भी हो लिया डी ग्रुप वाला, कपड़े भी हो दे दिया, मैडम ने ब्याह में भी हो लिया, जो सारा सौदा वो कराया भी अपने, ये ड्राइवर टेंशन होने लगी, वो बटे दोसा चढ़ा होया जाके न बोले सुरेश प्रभु ने, वो महाराज इन ड्राइवर इन डी ग्रुप वाले ने उल्टे ले ले, मारा तो गोभी खोद रखे, हम तो आप पे कर लेंगे, सब्जी भी टाइम पर ले आएंगे, रेल भी चला लेंगे, ये बच के रहा करो इनते। तो वीके त्रिपाठी कौन है? वीके त्रिपाठी जो है हाल ही में रेलवे के नए क्या बनाए गए हैं अध्यक्ष और सीईओ, किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? वीके त्रिपाठी जो है, वीके त्रिपाठी को जो है रेलवे का नया सीईओ और बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। उत्तरी समतल प्रदेश जो हरियाणा जो है, उत्तरी समतल प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। इसमें से कौन सा क्षेत्र पुराने एल्यूविलियम से बना है? पुराने एल्यूविलियम से कौन सा क्षेत्र जो है वो बना है? गजब का प्रश्न है। हाँ, विनीत गोयल सीबीएसई के। ठीक है। बाबर, तराई, बांगर या फिर खादर? बांगर, बांगर नहीं आएगा, बांगर आओगा। ठीक है, बांगर। ठीक है, या खादर। देखो, बांगर वो क्षेत्र वो है जो पुरानी टाइम पर जो नदियां थी, और जो पुरानी टाइम पर जो नदियां हुआ करती उनके द्वारा जो माटी ले आई गई थी, जैसे हरियाणा का जींद जिला, कोई नदी कौन जानती जींद में? जींद किस में? बांगर में है। समझ गए मेरी बात आप? तो वो क्षेत्र कौन सा जो पुराने यानी पुराना टाइम पे माटी लेकर नदियां के द्वारा ढोई गई थी, वो क्षेत्र के अलावा वो क्षेत्र बांगर के अलावा, यह बात पूरा पूछने लग रहा है। ठीक है। हरियाणा करंट करवाऊंगा बेटा, पूरी की पूरी क्लास कराऊंगा। पेपर तो पहले इब्बे करंट पढ़ने का कोई फायदा को नहीं। जिस टाइम पर पेपर का 1 महीना रह जाऊंगा, डेट हो जाओगी, उसके बाद एक मैराथन क्लास लेके पूरी की पूरी हरियाणा करंट कराऊंगा। और परमात्मा का आशीर्वाद वरदान रहा है कि लगभग करंट में तो अपने प्रश्न पक्के आ हुआ है। किस देश में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन जो है, मेट्रो लाइन शुरू करने का काम किया गया? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है वो शुरू करने का काम किया गया है? एक ट्रेन चलाई थी, शायद तेजस एक्सप्रेस थी, उसमें कांच के शीशे थे, चुगुर्दे बढ़िया गाने गाने सुन के हेडफोन थे। उसका खर्चा 26 रुपये था, उसका किराया जो था। अब 26 रुपये लाके गरीब आदमी तो बैठेगा, उन क्यों? गरीब आदमी का तो 7-8 सम पैसेंजर में बिक जाएगा। 26 रुपये लाके बंदा बैठेगा, अमीर आदमी बैठेगा। वो ट्रेन पूरी हो नहीं, आधी तो हेडफोन गायब थे। एक यात्री तक पत्रकार ने पूछा, बोले हेडफोन कर लीजिए है? बोले मैंने नेट पर सर्च कराया, यो 5455 रुपया का, बोला 26 के तो पूरे कर लिया। हुए पूरे कौन दिखते, बट ट्रेन लेके जाने लग रही। ऑफलाइन सेंटर कराया कर दे, अब तो छोड़ दिया मैंने ऑफलाइन पढ़ाना, पहले खुद का सेंटर आया करता। मेज के ऊपर प्लाई को नहीं आती, 4500 फीस हुआ करती, बिरन 4000 हुआ करती। आधे तो लाख दर मारे पेन ले ले के उसका प्लाई के नीचे पैड़े जाते। एक दिन फंस गया हमारा, क्या कर है? बोला जी 4000 फीस दे रखी, पढ़ के तो पूरे को नहीं होंगे, प्लाई पैड के पूरे कर लियो। यह मानसिकता है या बदलनी पड़ेगी? तो चीन जो है सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है वो कड़ा शुरू करी गई थी, चीन के अंदर शुरू करी गई है। सबसे तेज बुलेट ट्रेन जो रफ्तार है वो कड़ा है चाइना के अंदर। ठीक है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू करने का काम किया गया था? बताओ शाबाश। किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना जो था, मुख्यमंत्री परिवार किसान सम्मान निधि योजना जो है वो किस मुख्यमंत्री के द्वारा जो थे वो शुरू करने का काम किया गया था? बताइए शाबाश। जिनकी इनकम जो है 1,80,000 से कम है, 26 सितंबर 2009 का दिन था, 2019 का दिन था, 26 सितंबर 2019। ठीक है, 26 सितंबर 2019 का दिन था। और इस दिन जो है जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से के है कम है, क्योंकि हरियाणा में बीपीएल के जो राशि है वो 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 तक जिनकी राशि जो है जिनकी कम है उन खातर जो है यह योजना शुरू करी थी। उनको के दिया जाएगा, उनको 6,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, पीवाई लिख दिया, 6,000 रुपये एक साल के, 500 रुपये मंथली उनको देने का काम किया जाएगा। और 2019 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। इसलिए परिवार सम्मान निधि योजना किस मुख्यमंत्री ने शुरू करी थी? तो मनोहर लाल खट्टर जो थे, इस बंदे ने शुरू करने का काम किया था। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त
ठीक है, एलपीजी मुक्त नहीं, एलपीजी युक्त होगा, ठीक है। एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया, मतलब क्या है, प्रत्येक घर में एलपीजी है और धुआं उड़ा है को नहीं, ठीक है। यो पूछ रखी है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना, कौन सा राज्य हो, यह बात पूछ रखी है। बिल्कुल सही है, वो राज्य है दिसंबर 2019 में भारत का एक राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो पहला एलपीजी युक्त राज्य है और धुआं मुक्त राज्य, ठीक है। दो प्रश्न बन लग रहे हैं, भारत का पहला एलपीजी युक्त राज्य कौन सा है और भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है, तो कौन सा हो गया, वो हिमाचल प्रदेश बन गया। दोनों के दोनों प्रश्न आपने ध्यान में रखने। फटाफट कमेंट करके बताओ हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मुख्यमंत्री कौन है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मुख्यमंत्री कौन, फटाफट बताओ। देश का पहला सौर ऊर्जा चलित चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में कहां पर शुरू किया गया था। हरियाणा का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो था वो कड़ा लगा था, तो पंचकूला मोरनी हिल में लगा था, ठीक है। यानी हरियाणा का पहला चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन था हरियाणा का पहला कड़ा लगा था, तो वो पंचकूला के अंदर लगा था। बिल्कुल, राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री बताओ से बस फटाफट कौन है भाई। 6,000 नहीं मिलते उसका मेरे पे इलाज को नहीं, मैं जो कागजा में है वो पढ़ाऊंगा अपने, ठीक है। तो पहला जो था स्टेशन जो था वो कड़ा शुरू कराया गया था हरियाणा के अंदर, तो पंचकूला के अंदर जो था पहला कराया गया था। इसके अलावा पहला सौर ऊर्जा वाला जो था करण झील करनाल के अंदर जो है पहला सौर ऊर्जा वाला जो था इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू कराया गया करनाल के अंदर। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है वो कड़ा खोला गया है सेक्टर 52D गुड़गांव के अंदर, ठीक है। गुड़गांव जो है, गुड़गांव या फिर गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो खोला गया है। 3 स्टेशन याद रखने आपने। पहला कौन सा याद रखना, पंचकूला में खुला था। सौर ऊर्जा वाला पहला करनाल के अंदर खुला था। भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो गया, गुड़गांव के अंदर खुला सेक्टर 52 में। 3 चीजें आपने याद रखनी। अरे शर्म कर लो यार, 800-900 बालक लाइव देखने लग रहे हैं, लाइक 5 से 15 बिरा के उनका कुछ नहीं चाहिए, बिना लाइक करो मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा हौसला बड़ा है। हाँ भाई, बालक इतना प्यार कर रहे हैं दिल से, तो तारा जाओ के है फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया कंटेंट देखने लग रहे हो, सिर्फ एक लाइक के तो दावना उसमें क्यों। जयराम ठाकुर सही है। हरियाणा के कौन से जिले में हिरण पार्क स्थित है। डीर पार्क पूछ रखे, हरियाणा के किस जिले में डीर पार्क यानी हिरण पार्क है। इनमें से हिसार, रेवाड़ी, पंचकूला या फिर रोहतक, बताइए शाबाश। तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर जो है डीर पार्क है, हिसार, रेवाड़ी, पंचकूला या फिर रोहतक, बताइए शाबाश फटाफट। जो एलपीजी जो मुक्त शहर जो था उसके तहत जो है 2 योजनाओं ने काम किया था। एक तो नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू करी थी उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू करी गई। साथ में जयराम ठाकुर की एक योजना थी, उस योजना का नाम था गृहिणी सुविधा योजना। इन 2 योजनाओं के कारण गृहिणी सुविधा योजना लिख लियो पेपर में, इसका गृहिणी सुविधा योजना कड़ा की है, हिमाचल प्रदेश की है। उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को शुरू करी गई थी। इन दोनों योजनाओं के कॉम्बिनेशन से किया गया था, इन दोनों योजनाओं के कॉम्बिनेशन से ही जो था एलपीजी जो धुआं मुक्त शहर जो था वो बना था। कौन सा बना है, वो हिमाचल प्रदेश बना है। बताओ शाबाश। तो डीर पार्क जो है कड़ा है धानसू रोड के ऊपर है, 48 एकड़ के अंदर हिसार जिले के अंदर स्थित था। साल 1985 के अंदर जो है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर डीर पार्क बना था। 48 किला में फैला हुआ है, हिसार से धानसू रोड जो है उसके अंदर है, ठीक है। ऑप्शनों के अनुसार हिसार हो जाएगा, बल्कि मैम में भी है, तेरी बात ठीक है बेटा। हरियाणा पुलिस कर्मी की दुर्घटना में शहीद होने पर बीमा राशि 30 लाख रुपए से बढ़ाकर के कितने रुपए कर दी गई है, बताओ शाबाश भाई। शर्म बखान के है मारा अक्स यार, तेरे दिक्कत है कि मैं बोले शर्म बखान ना करो लाइक के लिए। और तो कौन मांग दे के मैं ना करा तो तेरा जी नहीं करता तो यार। हरामी दुनिया है हिंदुस्तान की सच में। 50 लाख रुपए देने का काम पुलिसकर्मी की शहीद होने पर किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है अपना जीके परवीन उड़ान, इसके ऊपर टोटली पीडीएफ आपने दे दूंगा, ठीक है। कड़े जाने की जरूरत को नहीं। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री के लिए उपयुक्त भाषा कौन सी थी, ठीक है। स्त्रोत सामग्री मतलब क्या है, प्राचीन काल में साहित्यिक स्त्रोत जो है, ठीक है, साहित्यिक स्त्रोत सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी थी। या मैं यूं कहूं कि प्राचीन काल में जो है साहित्यिक सामग्री के लिए जो है उपयुक्त भाषा पूछ रही कौन सी थी, ठीक है। तो ये बात आपने बताने का काम करना है कि वो भाषा कौन सी थी। तो भाषा संस्कृत थी, या वो भाषा पाली थी, या फिर भाषा ब्राह्मी थी, या फिर खरोष्टी थी।
खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों के दोनों भाषा नहीं है, लिपि है, ठीक है। तो जो पाली जो भाषा जो थी प्राचीन काल के अंदर, आप बौद्ध साहित्य पढ़ोगे तो लगभग सारा का सारा बौद्ध साहित्य जो है वो किस में मिलेगा, पाली भाषा के अंदर मिलेगा। बौद्ध त्रिपिटक जो है वो भी कौन सी भाषा के अंदर है, वो भी पाली भाषा के अंदर, ठीक है। बहुत सारी प्राचीन भाषा है, बिहार है भारत का, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो है ये सारे के सारे इन जगह के ऊपर जो है यानी खास तौर पर मैं बात करूं तो उत्तर भारत जो था, उत्तर भारत के अंदर जो थी ये भाषा जो थी प्रयोग में थी। और ये जो भाषा जो है हिंद यूरोपीय परिवार जो है, हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा मानी जाओ, ठीक है। हिंदी यूरोपीय परिवार जो है, हिंदी यूरोपीय परिवार की भाषा, ज्यादा तो जानकारी नहीं है, अब मेनू शास्त्री ही ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। पाली भाषा जो है, पाली भाषा की लिपि कोई आपसे पूछो तो उस लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है, जो संसार की प्राचीन लिपियों के अंदर शामिल है, ठीक है। तो जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा जो है, पाली भाषा के अंदर हुआ करते थे। और जो पाली को आप प्राचीन हिंदी कह सकते हैं। प्रश्न आता कि निम्न में से कौन सी प्राचीन हिंदी है, तो पाली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन हिंदी बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत भी आप कह सकते हैं। किस जिले के सोनम यादव का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में देश की 40 सीटों में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, नाम है सोनम यादव। यूपीएससी ने देश के अंदर केवल 40 साइंटिस्टों का चयन किया था, ठीक है। केवल 40 ही साइंटिस्ट थे और उन 40 में से जो है जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता का नाम है, ठीक है। ऋषि जमदग्नि थे, माँ का नाम रेणुका था। तो सोनम यादव का यूपीएससी में चयन हुआ है। तो सोनम यादव कड़क की थी या पूछ रखी है, तो वो जिला है रेवाड़ी या जिला है महेंद्रगढ़ या फिर गुड़गांव या फिर फरीदाबाद, बताइए शाबाश। एक गांव है दुबलाना गांव है, उस दुबलाना गांव की बेटी है। टोटल देश में से 40 का चयन हुआ, 40 में से शायद हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के दुबलाना गांव की सोनम यादव अकेली है जिनका 40 साइंटिस्टों के अंदर यूपीएससी के अंदर चयन हुआ है। बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बस वो बयानी वाली वर्गी ना हो भाई, वो जिसने इकट्ठे होकर कहा था उस वर्गी ना हो, नहीं तो बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की नई आधिकारिक भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की नई आधिकारिक भाषा कौन सी? चीनी, स्पेनिश, रूसी यानी रशियन यानी अरबी, बताइए से बस कौन सी है? एक भाषा और जोड़ दूं इसमें, फ्रेंच, और एक भाषा और जोड़ दूं मैं, अंग्रेजी। ये टोटल 6 भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है। यानी 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी इनमें दे रखी ने सारी आधिकारिक हैं, सारी की सारी। चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी, इन भाषाओं के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का काम हो। लेकिन इसमें कहने का मतलब क्या है, कवि प्रस्तुत पंक्तियों में नो पूछना चाहो कि इन 6 मत सबसे लास्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी जोड़ी गई थी? विकास लांबा ने सबसे पहले उत्तर दिया, लास्ट में कौन सी जोड़ी गई थी? अरबी भाषा को लास्ट में जोड़ने का काम किया गया था, ठीक है। कौन सी भाषा है? अरबी को जोड़ने का काम किया गया। विकास लांबा आपने सबसे पहले उत्तर दिया। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाओगी। हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त बस सेवा किस जिले के अंदर शुभारंभ की गई है? प्रदूषण किस में होगा? पेट्रोल डीजल वाली में होगा प्रदूषण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में प्रदूषण को नहीं होगा, ठीक है। तो हरियाणा की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली थी। तो हरियाणा की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस जो हरियाणा प्रदेश के बल्लभगढ़ के विधायक है मूलचंद शर्मा, जो हरियाणा प्रदेश के परिवहन और खान और खनन मंत्री हैं। फरीदाबाद से लेकर के फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच में हरियाणा की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा चली है। फरीदाबाद से मूलचंद शर्मा ने इसको क्या किया था? हरी झंडी दिखाने का काम किया था। इसी के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उसके अंदर जो ई रिक्शाओं है, कौन सा जिला हो? गुड़गांव से एक योजना की शुरुआत करी थी, प्रोजेक्ट परिवर्तन योजना, ठीक है। प्रोजेक्ट परिवर्तन योजना के तहत जो है बूंदिए ऑटो बंद करके, और ऑटो बंद करने के बाद में जो है प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू कर गई थी, यानी ऑटो बंद करके बिजली वाले जो थे वो शुरू होंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है बिल्कुल भाई। क्लास का टाइम कुलदीप शर्मा यही रहेगा, 7:30 बजे से लेकर के लगभग 9:45-10 बजे तक अपनी क्लास रहोगी, ठीक है। तो फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच में शुरू करी गई थी हरियाणा की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस या फिर पहली प्रदूषण मुक्त बस। पूछ ले बात एक है, बल्लभगढ़ के विधायक कौन है? बल्लभगढ़ के विधायक जो है राजा नाहर सिंह की धरती जो है, ठीक है। मूलचंद शर्मा है, खान मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री भी कौन है? वो हैं, बिल्कुल सही है। पोलैंड की मदद से यह काम किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मारकंडा नदी की उपनदी है? उपनदी का मतलब क्या है? सहायक नदी है, नो भी पूछ सका आपने, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मारकंडा की सहायक या फिर उपनदी है? कौशल्या, बैगना, अरावली, पथराला, ठीक है। कौशल्या, बैगना, अरावली, पथराला। मारकंडा जो नदी जो है
मारकंडा नदी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो अगर नदियां में कोई बड़ा कमजोर है तो मैं दावा गारंटी के साथ कह सकता हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा जिंदगी में, अगर नदी समझ में नहीं आई तो। उसमें जाइए यूट्यूब में जाकर हरियाणा की नदियां लिखियो, पहली वीडियो अपनी आओगी, लगभग 5.5 पौने 6 लाख व्यू हो रहे हैं, पहली वीडियो अपनी आओगी हरियाणा की नदियों करोगे, और बिल्कुल मैप बना के गजब के तरीके से पढ़ा रखी है। नदी होगी, हाईवे होगी, कोई मास्टर मैप बना के पढ़ाते कौन, क्यों उन्हें आपका कोर्स बेचना हुआ अपने यहाँ लैग लवाई है कौन, मैं मेरा हरियाणा जी क्या कोर्स तारूँ, आई लोग तो सोच कौन रखा ऐसा, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करूँ। ठीक है, तो जो जिक्र किसका था, मारकंडा नदी का जिक्र था। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नाहन जिला जो है, नाहन जिले की दरती दर की पहाड़ियों से निकलती। ठीक है, अंबाला के पास में एक जगह है कालाअंब, कालाअंब से प्रवेश करो और अंत में जाके जो है पेहवा के पास में अरुणाई नामक जो है, अरुणाई नामक गांव के अंदर किस में मिल जाओ, सनीसा झील के अंदर मिल जाओ। ठीक है, तो कौन सी नदी है इसकी सहायक जो है, सदादानी, बेगना, रण और नकटी, ये चारों के चार जो है मारकंडा की सहायक नदी है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो गया, बेगना हो गया। ठीक है, सदादानी बेगना रण नकटी। ठीक है, सदादानी बेगना रण नकटी, सदादानी बेगना रण जो नकटी जो है, ये चार जो है इसकी क्या है, ये चारों के चार किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपने ध्यान रखना है चारों के चार जो है वो मारकंडा की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश की धरती धर की पहाड़ी जो है ओढ़ता निकला है, नाहन जिले से निकला है, हरियाणा में काला अंब नामक स्थान से अंबाला से प्रवेश करा और अंत में जाके पेवा के अंदर पेवा के पास में अरुणाई नामक गांव है, सनीसा नामक झील में किस में मिल जाती है, सरस्वती नदी के अंदर जाकर जो है मिल जाती है। सदादानी बेगना रण नकटी, और एक और थी शायद ध्यान में है, शायद तगड़ी थी, तगड़ी इस तरह की एक नदी और है, वह भी से की सहायक नदी, तागड़ी है बरियान तगड़ी है, ध्यान में कौन थोड़ा उतर की कई दिन हो गए पड़े। ठीक है, तागड़ी है बरियान तगड़ी है, वो नदी भी किसकी है, मारकंडा की उपनदी है। हरियाणा के गुड़गांव में डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर का स्थान P3 व्हीलर ने ले लिया है। इस योजना का नाम क्या दिया गया है? ठीक है, क्योंकि डीजल जो था, डीजल से क्या होता नुकसान होता, तांगड़ी। ठीक है, तो वो नुकसान हो था, तो उस नुकसान के तहत जो है भी अपन थोड़ी बार पहले जिक्र किया था, मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत करी है प्रोजेक्ट परिवर्तन की। कौन सा नाम दिया उसको, प्रोजेक्ट परिवर्तन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत करी है, कड़ तक करी गई है, गुड़गांव जिले से करी गई है। गांधी सागर बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया, नर्मदा नदी, माही नदी, चंबल नदी या फिर कावेरी नदी। बताइए साहब, गांधी सागर बांध जो है कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। गांधी सागर बांध जो है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाओ। ठीक है, क्या बोला जाओ है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोला जाओ है, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात के अंदर एक प्रसिद्ध बांध है, बांध का नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध, और इसी सरदार सरोवर बांध जो है इसके पास में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल, जिन्होंने भारत की 500 से अधिक देशी रियासतों को एक करने का काम किया था। इसके अलावा जो है एक और बांध है नर्मदा नदी के ऊपर, जिस बांध का नाम है इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो है वो इसी नदी के ऊपर है और मध्य प्रदेश में पड़ा। ठीक है, नर्मदा नदी के 2 बांध याद रखने, सरदार सरोवर बांध सरदार सरोवर बांध गुजरात के अंदर, इंदिरा सागर बांध खड़ा है, इंदिरा सागर बांध जो है वो खड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर है। मिस पलक देवी, आपका उत्तर गलत है बेटा, थोड़ा सा क्लास में ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद में जो है आगे जो माही नदी, माही नदी के ऊपर जो है 2-3 बांध है, जैसे कदाना बांध है, बजाज सागर बांध है, ये कौन सी नदी के ऊपर है, माही नदी के ऊपर है। हाँ, माही नदी के 3-4 नाम याद रख लियो, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा। कौन सी नदी को कहा जाओ है, माही नदी को कहा जाओ है। बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और कांठल की गंगा, बजाज सागर बांध माही नदी के ऊपर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर। ठीक है, गांधी सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, गांधी सागर बांध। इसके अलावा जो चंबल नदी जो है, चंबल नदी के ऊपर मैं बात करूं, कई बार नू पूछ लिया प्रश्न में आया है कि चंबल नदी के ऊपर जो बांध है उनको उत्तर से दक्षिण के अनुसार क्रम में सजाने का काम करिए। बहुत बार प्रश्न आया है, उत्तर से दक्षिण के अनुसार जो है क्रम में सजाने का काम करिए, उनको क्रम में सजाने का काम करिए उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो, यानी किसके ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर जो बांध है उनको उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर है, उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, यह चीज ध्यान रखियो। ठीक है, नदी का नाम कौन सा है,
चंबल नदी। फटाफट बताओ चंबल किसकी सहायक नदी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो बस ज्यादा टाइम कौन ले, अगला प्रश्न को पढ़ाऊंगे, ठीक है। बताओ साहब, बस एक शायर भी सुनाओगे फिर आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया एक दो शायर सुनाओगे। बताओ साहब, उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले आ जाओ, राजस्थान में कोटा बैराज, कोटा बैराज, ठीक है। पहला आ जाओगा कोटा बैराज, कौन सी जाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर अपन जाना, ठीक है, कोटा बैराज, ठीक है। उसके बाद जवाहर सागर, फिर राणा सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, और उसके बाद ये कौन सा है आज का, गांधी सागर, गांधी सागर, ठीक है। ये चार बांध है चंबल नदी के ऊपर, ठीक है। और ये चारों के चार जो है उत्तर से दक्षिण दिशा, जो है उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर है चारों के चार, ठीक है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है, राजस्थान के कोटा में राणा सागर बांध है, जवाहर सागर बांध राजस्थान के बूंदी के अंदर है, और राजस्थान के कोटा के अंदर जो है कोटा बैराज है। ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले हरियाणवी खिलाड़ी को हरियाणा सरकार के द्वारा कितनी धनराशि देने का काम किया जाता है, बताओ शाबाश। ओलंपिक के अंदर जो है, ओलंपिक के अंदर चौथे स्थान के ऊपर रहने वाले को कितने रुपए दिए जाते हैं। चलो एक शायर सुन लियो, वाह वाह कर दो, फिर एक शायर सुना दूं, बताओ शाबाश। विकास लांबा बेटा गलत उत्तर है, वाह वाह कर दो, एक शायर सुना दूं। हो गया इश्क तुझसे इजहार करना बाकी है जो सीमाएं मोहब्बत की उनको पार करना बाकी है। हो गया इश्क तुमसे इजहार करना बाकी है जो सीमाएं मोहब्बत की उनको पार करना बाकी है। हम भी देखेंगे नजरें कब तक चुराओगे, अभी तो आंखों का दीदार करना बाकी है। हम भी देखेंगे नजरें कब तक चुराओगे, अभी तो आंखों का दीदार करना बाकी है। ठोक दो बाबा, कर दो शाबाश। तो 50 लाख रुपए, ठीक है। 64-25 आपने याद रखना, ये कोड है 64-25। स्वर्ण पदक, रजत पदक और लास्ट वाला कौन सा बच गया, कांस्य पदक, ठीक है। 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल में, 4 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल, उसमें सिल्वर मेडल में 2.5 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडल में। ये तो तीन, पहला दूसरा तीसरा हो गया। चौथे नंबर वाला पाने कितने लाख रुपए हरियाणा सरकार जो ओलंपिक में दिए हैं, तो याद रखना कितने दिए हैं। आज सुना दिया भाई, छोरी उठा दी तो कोई बात नहीं। 50 लाख रुपए हरियाणा सरकार ने देने का काम किया, ठीक है, 50 लाख रुपए। एक बिजनेस मॉडल के जरिए, ठीक है, एक बिजनेस मॉडल के लिए एक कंपनी की योजना क्या होनी चाहिए भाई, यानी जिसका मतलब क्या है, बिजनेस करना है उन खातर एक बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए कंपनी का, सीधा डायरेक्ट पूछ रहे क्या है। नए उत्पाद का विकास करना, विचार का सृजन करना, लाभ कमाना या फिर अनुसंधान करना। बताओ शाबाश, क्या होना चाहिए बिजनेस मॉडल। सीधी सी बात है भाई, बिजनेस मॉडल खातर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखा है, लाभ कमाना। प्रीवियस एग्जाम है, प्रीवियस एचएससी में आवड़ा। हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित 10 सर्वाधिक ऊंची चोटियों में यदि कोई एक फतह करता तो हरियाणा सरकार के द्वारा उसको कितने रुपए इनाम देने का काम किया जाएगा, बताओ फटाफट से बस। सी ग्रेड का उसका सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, सी ग्रेड का उसका सर्टिफिकेट बनेगा, जो काम आएगा उसका है 10 ऊंची चोटी जो है, 10 ऊंची चोटियों को फहराने का काम करेगा, तो उसको कितने रुपए हरियाणा सरकार जो है वो इनाम देने का काम करेगी। 50 लाख का एक भाई, तो 6-7 बार डिस्कशन हो लिया अपना, 7-8 बार पुरानी क्लास में, हर क्लास में बताया गया। कमेंट करके बताना है, आपके लिए छोड़े जाता हूं, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रंतोधी नामक रोग होता है, गलत उत्तर है, लगभग बड़ा गलत उत्तर देने लग रहे हैं। किस विटामिन की कमी से रंतोधी नामक रोग होता है, बताइए साहब बस। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। रवे सारे वहां पर, रवे सारे वहां पर, रै से रंतोधी। रंतोधी रोग किसकी कमी से हो है, विटामिन ए, बिल्कुल सही बात है। रंतोधी रोग किसकी कमी से हो है, विटामिन ए के कारण, ठीक है। वे से वेरी वेरी रोग, बालक में 7वीं 8वीं में पढ़िया कर दें ट्रिक, ठीक है, विटामिन बी। सा से कौन सा हो गया, सकरवी, सकरवी रोग विटामिन सी। अच्छा, बेरी बेरी जो रोग हो उससे क्या नुकसान हो, बताओ साहब बस फटाफट कमेंट करो। बेरी बेरी नामक रोग जो हो उससे क्या नुकसान हो है, बताओ साहब बस। रै से रिकेटस, रिकेटस विटामिन डी। बताओ शाबाश, बेरी बेरी से क्या नुकसान हो है, वहां से हो गया बांझपन रोग, विटामिन ई, ठीक है।
रक्त का थक्का कौन से उससे जमा है? रक्त का थक्का विटामिन के। डॉक्टर का कहा था मेरे में भी एक विटामिन एम की कमी बताई है। एक मित्र था, डॉक्टर ने जाके बोला विटामिन एम की कमी हो रही है। नया नया था डॉक्टर बेचारा, 250-300 पुड़िया बहती बोला ये खा ली विटामिन एम ठीक हो जाएगा। विटामिन एम दुनिया में हो तो बात बड़ा है। बोला डॉक्टर साहब इसे की तो कमी थी, विटामिन मनी की कमी थी, 250 की इतना और बहन दे कि मैं पिछड़े ले रहा हूँ, दे दे थोड़े बहुत तेरे उल्टे दे दूंगा उधारे। हरियाणा है कुछ भी उसका प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो विटामिन ए के कारण रंतोधि रोग हो। महाभारत काल में सदियों से कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ में चिन्हित किया गया है? यानी कहने का मतलब कि सीधा सा डायरेक्ट नो पूछ रहे क्या उसने कि जो महाभारत काल से सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के काल के अंदर जो है आर्य जो थे उनका मुख्य काम क्या था, वो क्या क्या करते, तो कौन सा युग था वो? सीधी सी बात है कृषि युग का प्रारंभ हुआ था महाभारत काल में। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम जो है इसके अंदर आपने पूरी पीडीएफ दे दूंगा। इंस्टा में भाई, इंस्टा में प्रवीण PARVWN _उड़ान UDAN यह आईडी है इंस्टा में। कई बार या टोए जाओ शायद इस तक को नहीं आंदा होगा, प्रवीण _उड़ान है इंस्टा की, इस पर मिल जाऊंगा, पा जाऊंगा। 1979 में जब अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीन की यात्रा की गई थी तो तब वह किस पद के ऊपर विराजमान थे? 1979 जो है 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन की ऐतिहासिक यात्रा के ऊपर गए थे, और उस चीन की ऐतिहासिक यात्रा जो है उसके ऊपर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो किस पद पर थे? प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, या फिर वो वित्त मंत्री हुआ करते थे? प्रधानमंत्री तो 2 ही बार बने हैं, 1996 के अंदर, 1999 से 2004 तक, तो प्रधानमंत्री है नहीं। रक्षा मंत्री वो कभी रहे नहीं, ना शायद वित्त मंत्री रहे, तो एक बच गया, कौन से थे वो? विदेश मंत्री थे 1979 में। देखो किस्मत पता नहीं व्यक्ति को कहां ले जाती है। मुझे याद आता 1996 का भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक थी और उसके अंदर ये तय था कि लाल कृष्ण आडवाणी उसमें बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब सीधी सी बात है, सबने प्रस्ताव पारित कर दिया कि 1996 के लोकसभा के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे। अब अध्यक्ष होने के नाते सबसे अंत में बारी आई लाल कृष्ण आडवाणी की बोलने की, और खड़े होकर उन्होंने कहा, क्योंकि आपने बेरा 8 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो उसके योद्धा कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने ही पूरे गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, पूरा देश आडवाणी के समर्पित था, और जीत भी जाते हो। लेकिन खड़े होकर बोले कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी हो। सबने तालियां बजाई और अनुमोदन किया, कहा कि मैं फिर कभी बन जाऊंगा, लेकिन ये राजनीति किसी की नहीं होती। लगभग आज 92-93 साल की लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र हो चुकी है, बस मरते दम तक ये मलाल रहेगा कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सके। खुद अपने हाथों काम कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े महान नेता इस देश के। निम्नलिखित में से हरियाणा के योद्धाओं ने 1857 की क्रांति के समय मेरठ का हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन 1857 की क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल हुआ करता था? ठीक है, 1857 की क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल कौन था? अब्दुल समद खां, विक्रम सिंह, राव कृष्ण गोपाल या फिर रामेश्वरम दयाल? तो राव कृष्ण गोपाल जो थे वो क्या थे? मेरठ के कोतवाल थे 1857 की क्रांति में। भाई एक आधा दिन मान लिया ब्याह शादियां सीजन चल रहा है, जे मैं क्लास नहीं लेने पाऊं तो जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम इसने ज्वाइन कर लियो, पूरा सूचना दे दूंगा। जे कभी क्लास नहीं हो तो कदे कदे। दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष शरण लेने का काम किया था? दलाई लामा जो है, दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है। ठीक है, तिब्बत के अंदर जो है, तिब्बत भारत और चीन के बीच की एक जगह, लगभग 1950 के आसपास चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने का काम कर लिया था, और तब तक भारत के रिश्ते सामान्य थे, बड़े अच्छे रिश्ते थे। लेकिन धीरे धीरे दलाई लामा जो थे, वर्तमान समय में 14वें दलाई लामा एक पद का नाम है। ठीक है, जो अभी जो है तेंजिंग गवात्सो इस तरह का नाम है भाई, है तो तिब्बती नाम तेंजिंग गवात्सो, वो है 14वें, लेकिन नाम उनका क्या है? दलाई लामा है। ठीक है, दलाई लामा पद का नाम है, तेंजिंग गवात्सो उस व्यक्ति का नाम है। छोटी सी उम्र के बाद में चीन के अंदर तिब्बत की राजधानी लासा में एक नदी है, दिमाग तले कट गई, उस नदी का किनारा बैठ के लोग प्रार्थना कर रहे हैं बौद्ध गुरु। उसके बाद जो अगले लामा जो होगा, लामा का मतलब गुरु है एक तरह से। ठीक है, तो अगले लामा जो है उसका चयन किया जाओ है, और बात है 1959 की। 1959 के अंदर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के कारण वो लगभग 15 दिन की यात्रा के बाद जो थे वो भारत के अंदर पहुंचे थे,
और तब से भारत के धर्मशाला जो है तिब्बत, धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश की, वहां पर रहते हैं। चीन में उस समय माओ का शासन हुआ करता था। माओ एक ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया के किसी भी नेता को मिलने का समय नहीं दिया करता था। कोई ਹੁੰਦਾ को प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाओ, उसका मिलन का टाइम फिक्स है, उस टाइम मिलेगा कार्यक्रम पहले आज, लेकिन माओ का मूड ਹੁੰਦਾ जब बुला करता। एक बार मुझे याद आता, भारत के शिक्षाविद राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो चले जाते हैं चीन में बीजिंग के अंदर। माओ ने मिलने का समय नहीं दिया, 2 दिन तक राधाकृष्णन बैठे रहे। अचानक शाम के समय गाड़ी उठाई और चले गए बीजिंग के उस महल के अंदर जहां पर माओ रहता है। टोक कौन सकता है, तो आखिर भारत के राष्ट्रपति कोई छोटा आदमी तो नहीं है। जाकर के माओ सिगार पिया करता, माओ की आदत थी। जाकर के माओ ने कुर्सी ऑफर नहीं की तो खुद बैठ गए। माओ खुद बैठा, जाते ही माओ का राधाकृष्ण ने ऐसे गाल पकड़ लिया, गाल खींच दिया। माओ उससे पहले कुछ बोल पाता, तब राधाकृष्ण ने कहा कि मैं तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसा कर चुका हूं। मैंने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का गाल खींच दिया था, अब तो चीज ही क्या है। जिस ब्रिटेन का पिछले 300 सालों से दुनिया में सितारा अस्त नहीं हुआ, उसके प्रधानमंत्री का गाल खींच दिया, आप तो किस खेत की पुड़िया। माओ का शासन था। HR20 बहुत गंदी बात लिख रहा है जी। ठीक है, ब्लॉक हो जाओगा बेटा, अभी ब्लॉक हो जाओगा, अभी ले बेटा, अभी ब्लॉक कर दिया ले। ठीक है, ले कर दिया। तो 1959 के अंदर जो थे वो करी थी। 1959 के अंदर भारत आए थे। और याद रखना आपने 14वें नंबर के लामा हूँ। ठीक है, कौन से नंबर के लामा हूँ? 14वें नंबर के लामा फिलहाल वो। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट के जिस मैच में कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, 432 विकेट लिए थे। और वो टेस्ट क्रिकेट का मैच कब खेला गया था? जहां तक मुझे ध्यान आता, क्रिकेट में थोड़ी बहुत रुचि हुआ करती थी, आजकल तो नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी। श्रीलंका भारत आया था, शायद बंबई के अंदर वो मैच था 8 फरवरी 1994 को, जिसमें कपिल देव का रिकॉर्ड था। और ये रिकॉर्ड लगभग 5 सालों तक कायम रहा था। 432 विकेट लिए थे और उसमें दूरदर्शन के ऊपर मैच का लाइव प्रसारण चल रहा था। और एक हिंदी फिल्म थी, फिल्म का एक गाना था, वो गाना 432 विकेट लेने के बाद में बनाया गया था। कर दिया बेटा गरिमा मलिक, कर दिया उसको ब्लॉक, ब्लॉक कर दिया गया है। मेरा ध्यान नहीं था, टेक्निकल टीम थोड़ी सी बाहर बिजी है, कर दिया था मैंने, ब्लॉक कर दिया। 8 फरवरी 1994 को वो मैच हुआ था, श्रीलंका के खिलाफ था, जिसमें कपिल देव ने सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। पंचशील की घोषणा भारत और चीन के बीच में कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954, 29 मई 1954, 56 या फिर 29 अप्रैल 1952। पंचशील जो है, पंचशील का समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाउ एन लाई। ठीक है, चाउ एन लाई लिख दो नाम के बरा, पूछ लिया करते HSC, चाउ एन लाई। ठीक है, चाउ एन लाई और PT नेहरू जो थे, इनके बीच में समझौता हुआ था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपने एक और याद रखनी है, ये समझौते में जो तिब्बत जो है, तिब्बत यानी चीन का अधिकार इसके ऊपर, तिब्बत और भारत के बीच में जो है व्यापार को लेकर के काम किया गया था। समझौता कब हुआ था? बिल्कुल सही है मनीषा यादव, 29 अप्रैल 1954 जो था, इस दिन यह समझौता हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को। चलो वाह वाह कर दो, एक शायरी सुना देता हूं, बोर हो गए होगे, करो वाह वाह से, बस ठोक दो वाह वाह। कभी वक्त मिले तो आना, झूठी ही सही मेरी कब्र पर आंसू जरूर बहाना। कभी वक्त मिले तो आना, झूठा ही सही मेरी कब्र पर आंसू जरूर बहाना। जीते जी तो तुम कभी मुझे समझ ना सके, पहली मोहब्बत हूं मैं तुम्हारा, मुझे मरने के बाद भूल मत जाना। कभी वक्त मिले तो जरूर आना, झूठा ही सही मेरी कब्र पर आंसू जरूर बहाना। था को बेचारा मरोड़ा सिख। ठीक है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टकने तक पहने जाने वाली सकर्ट, ओहो, जो बिना कली की होती है, 4 लीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बनाए गए मोटे कपड़े से बनी होती है, वो क्या कहलाती है? बताओ वैसे बस। कमर से टकने तक पहने जाने वाली सकर्ट जो बिना किसी कली के वो है, और 4 लीले 4 लाल धाग्या का उपयोग किया जाएगा, मोटे कपड़े की बनी हुई है। दरना खारा थार कचरा, बिल्कुल सही उत्तर है गरिमा मलिक का। खारा बोला उसने, क्या बोला? खारा।
खारा बेटा, बार बार नहीं को आ कर दे। HSSC में 4-5 बार जिक्र कर लिया। HSSC 08 के नाम से बैच मिलेगा लीजो ऐप के ऊपर, CT खातर वो बैच रामबाण है, वो ले सको आप, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध का अखाड़ा किसे बना दिया गया था? शीत युद्ध जो था, शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध का अखाड़ा जो था वो किसको बना दिया गया था? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका? बताइए शाबाश। देखो शीत युद्ध के है, जमा देसी भाषा हम समझाने के काम करूं। 6 और 8 दोनों, हाँ HSSC 6 भी ले इसको, 7 भी ले इसको। 6 और 7 वो लेना भाई जिसकी तैयारी हो चुकी है, जिसने रिवीजन करना, क्योंकि 6 और 7 में ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है। हाँ जिसने नो हो गया भाई स्टार्टिंग से तैयारी करनी, तो उसमें 30-40 क्लास हुई है 8 में, वो अप्रैल तक वो भी हो जाएगा। जिसकी तैयारी हो चुकी है वो 7 ले सकता है, 6 भी ले सकता है, क्योंकि उसमें रिविजन होगी, ठीक है। बताओ शाबाश। शीत युद्ध देखो क्या था, कौन होता भाई, लुगाई लुगाई लड़ाई हुआ कर, उसमें चुगली करे जाकर उसको मैं फिर कोई देख लेंगे नुकर लें, वो सोदा है शीत युद्ध, यानी वाक युद्ध आप जिसने कहा कहाँ पे, ठीक है। क्या था देखो, दूसरा विश्व युद्ध था जिसमें तो अमेरिका और सोवियत संघ इकट्ठे लड़े थे, लेकिन उसके बाद में धनवा की लड़ाई होगी, बिल्कुल बिना अस्त्र शस्त्र बिना हथियारों का युद्ध था। फिर क्या था, जुबानी जंग छिड़ गई अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वो जुबानी जंग जो थी वो शीत युद्ध थी, ठीक है। तनाव की स्थिति होगी अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था शीत युद्ध का? वो था बर्लिन की दीवार, ठीक है, बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? बर्लिन की दीवार थी, ठीक है। और अखाड़ा किसको बना दिया था? यूरोप को बनाने का काम करे। जुकराज है नहीं, यूक्रेन और रूस देखो बेनू मेरा, यूक्रेन को रूस कदे भी हमला कर सका है, तो लोगों का नो था कि रूस और सोवियत संघ जो है दोनों भिड़ेंगे, भिड़ते क्या होगा, परमाणु का प्रयोग होगा, परमाणु बम का। बाद में शीत युद्ध कब हुआ था? ये बर्लिन की दीवार हटा दी गई थी 1991, शीत युद्ध का खात्मा हो गया था। किसके साथ हुआ था शीत युद्ध का खात्मा जो था? वो सोवियत संघ के विघटन के साथ में ही खत्म हो गया था। तो अखाड़ा के बना गया था? यूरोप को बना गया था। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक पोशाक निम्न में से कौन सा है? गोफ, तागड़ी, नाड़ा, कड़ी। पारंपरिक पोशाक पूछ रखी हो, ठीक है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक, गोफ, तागड़ी, नाड़ा, कड़ी। देखो हरियाणा के द्वारा जो है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली एक तो चीज है कमरी। सच्ची बताओ कमरी किस किसने देखी है? बूढ़े को नहीं आकर दे जो कर लगभग आधा डाल की बनियान उर तक कटसा हुआ है, इतने को आकर जो कर आजकल ये कौन दे 3 पीस का यो ब्याह में क्या पहरा कर कोट पैंट सा कौन पहरा कर दे। एक तो उसको ऊपर ब्लेजर हो जो उसका भीतर ही हुआ पहरा करा, वह पुरानी कमरी बोलिया करा उसने, ठीक है। कमरी जो थे बूढ़े पहरा कर दे, बनियान बरगी हुआ कर दी। अच्छा एक दोहर हो है, दोहर, यो भी पुरुषों के द्वारा, कमरे भी पुरुषों के द्वारा, दोहर, ठीक है। दोहर जो है लोगड़ और रोई सुनी होगी अपन है, लोगड़ और रोई क्यों आकर दी? दोहर जो है दोरी, दोरी करके उसने बोलिया करती, ठीक है, दोरी करके, यानी दोहर जो था, हाँ बास्केट बोल होती है, हाँ बास्केट टाइप क्यों आकर दी कमरी भी, ठीक है। दोहरी जो है कि है मोटा सूत की चादर की बने आकर दी, लोगड़ और रोल उसमें मिला कर दे। दोहरी भी, दोहर भी पुरुषों के द्वारा, कमरी भी पुरुषों के द्वारा। और यह पारंपरिक पोशाक कौन सी है? गोफ है। तागड़ी, नाड़ा, कड़ी ये तो समझे गए होगे, लोकल सी भाषा है। किसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है? शीत युद्ध का चरम बिंदु, चरम समझते होगे यानी सुख, किसी भी चीज की अंतिम पराकाष्ठा होनी, किसे शीत युद्ध का अंतिम चरम बिंदु कहा गया है? क्यूबा मिसाइल संकट को, बर्लिन की नाकाबंदी को, शीत युद्ध का अंत को, या फिर तीसरा विश्व युद्ध? देखो केस होता है। हाँ सेंडो भी केस को, सेंडो तो थोड़ी ज्यादा वो होगी बेटा, बास्केट सही है, जमा ओके फिट है उसका तरह। देखो क्या था, अमेरिका के बिल्कुल बगल में एक देश है, देश का नाम है क्यूबा, ठीक है, क्यूबा बिल्कुल बगल में है, ठीक है। अमेरिका ने रण खातर क्या कर दिया, के द्वारा भी नहीं मारा गया। विराट राज के था इस बंदा का, किस बंदे की 35 थी। क्या बात की, दिन में 2-2 करके सुबह तथा शाम को 2 मित्रों से मिलता था। 35,000 पहला मित्र थी, उसके इस सिगरेट में जहर पिया दे, जहर तो मेरे ने गोली मार लें। 2 मिनट की रहेगी, क्यूबा मिसाइल हो जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट हो जाएगा, ठीक है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल, ठीक है, क्यूबा। हरियाणवी पंजाबी को महत्व देने के लिए इसको कौन सी भाषा बनाई गई है? तो दूसरी भाषा बनाने का काम किया गया, ठीक है। बस थोड़ी क्लास। बांग्लादेश के युद्ध में सोवियत काम किया था, सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है। सेना भेजी गई थी, जिस सेना का नाम क्या है? सेना, ठीक है। कौन सी सेना भेजी गई थी? मुक्ति को युद्ध शुरू हुआ था, दमदमा किसका पड़ा है? तो नजर पड़ा, ठीक है। इसके अलावा इसमें झील कौन सी? दमदमा झील जो है हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, लगभग 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई, ठीक है। सुल्तानपुर झील के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है? विदेश। तो आज की क्लास के लिए इतना ही भाई, कल फिर
फिर मिलेंगे, 7:30 बजे होगी क्लास, टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। हाँ, जय हिंद, भारत माता की जय। HSSC 08 वो बैच जो है हरियाणा में हर टेस्ट में काम आऊंगा, HSSC 08।